जयप्रकाश जहाँ पर वो जॉब कर रहा था वहाँ से ये कहकर उसने छुट्टी ली थी कि साहब मेरी कल शादी है, मुझे शादी के लिए घर जाना है। और वो वहाँ से आता है, लेकिन दूसरे ही दिन सुबह जैसे ही होती है उस लड़के की लाश मिलती है, वो भी कई सारे टुकड़ों में, बोरे में बंधे हुए। लेकिन सब किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि जो लड़का शादी के लिए अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर भाग कर आया था, आखिर उसने शादी के महज कुछ घंटों पहले उसकी हत्या क्यों कर दी, और वो भी इतने खौफनाक तरीके से। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए और जानिए इस कहानी या इस सच्ची घटना का आखिर क्या मसला था, क्यों उस लड़के की हत्या की गई। पूरी कहानी आप देखिए। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शॉट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रही हूँ, ये है बिहार के मुजफ्फरनगर की। वहाँ की एक शहजान कॉलोनी है। वहाँ पर 14 अगस्त 2024 को सुबह सुबह जब लोग अपने अपने कामों के लिए निकल रहे थे, तभी उस कॉलोनी के गली नंबर 9 में लोगों को एक बंधा हुआ बोरा दिखाई देता है, जिसका जो ऊपरी हिस्सा था वो बंधा हुआ था, लेकिन उस बोरे में पूरा ब्लड लगा हुआ था और साथ ही ब्लड कुछ नीचे भी टपक कर जमीन पर फैल रहा था। एकदम से जब लोगों की नजर जाती है तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। ये तो लग रहा था कि जरूर इसके अंदर कोई न कोई कुछ कटा मांस रखा हुआ है, लेकिन अब वो टुकड़े हैं किसके? किसी जानवर को मारकर किसी ने बांध कर फेंका है या किसी इंसान को मारकर किसी ने फेंका है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाके उस बोरे को खोल कर देख सके। और इसीलिए तुरंत ही पुलिस को इस बात की सूचना दी जाती है और पुलिस मौके पर पहुंचती है। और जब पुलिस मौके पर आती है और जब उस बोरी के सिरे को खोला जाता है तो सब देखकर चीख जाते हैं। कई व्यक्ति तो उस नज़ारे को देखकर वहीं पर उल्टियां करने लग जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर से एक व्यक्ति के शरीर के कई सारे टुकड़े निकल कर आते हैं, जिसमें जो उसका व्यक्ति का सिर था, फेस था, फेस की ये जो स्किन होती है वो पूरी उधेड़ दी गई थी ताकि इस व्यक्ति की पहचान न हो सके। साथ ही हड्डी चाकू से उसको कई टुकड़ों में काटा गया था, यहाँ तक कि उसकी जो पसलियां थी बैक साइड पीठ की, वो पसलियां तक बाहर आ चुकी थी। पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर यहाँ पर बीच कॉलोनी की गली में जहाँ पर भरे पूरे परिवार हैं, कहीं एक प्लॉट तक खाली नहीं है, वहां पर कोई व्यक्ति की हत्या करके कैसे फेंक सकता है। उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पता चलता है कि इस व्यक्ति जिसकी हत्या हुई है उसकी उम्र लगभग 28 से 30 साल के आसपास होगी। जब इस बात की भनक आसपास के इलाके में लगती है, पुलिस चौकन्नी होती है, जांच पड़ताल करना शुरू करती है, जितने भी उस एरिया के सीसीटीवी फुटेज होते हैं उनको खंगालना शुरू करती है। तो एक सीसीटीवी में पुलिस को एक दिखाई देता है शख्स, जो कि एक साइकिल पर दो शख्स थे, पैदल चलाते हुए साइकिल को आ रहे थे। साइकिल के पिछले हिस्से में बोरे में बंधी हुई ये लाश थी और एक व्यक्ति पीछे पकड़ा हुआ था। अब आसपास के जब लोगों से पूछा जाता है कि क्या इस व्यक्ति को आप लोग पहचानते हो, तो सभी कहते कि हाँ, ये तो हमारी ही कॉलोनी के दूसरे हिस्से में रहने वाला एक जयप्रकाश नाम का व्यक्ति है। और जैसे ही पुलिस को एक बात पता चलती है, उससे एड्रेस लिया जाता है और तुरंत ही पुलिस जयप्रकाश के घर पहुंचती है। अब जैसे जयप्रकाश के घर जाती है तो उसके घर की हालत को देखकर ये साफ पता चलता है कि इस हत्या को यहीं अंजाम दिया गया है, क्योंकि उसके घर में कई जगह खून के छींटे भी पड़े हुए मिलते हैं, जो शायद वो अभी तक साफ नहीं कर पाया था। साथ ही घर से खून की स्मेल भी आ रही थी। और पुलिस तुरंत ही जयप्रकाश को पकड़ती है और उससे पूछती है कि तुमने किसकी हत्या की है, क्योंकि फेस से तो समझ में आ नहीं रहा था कौन है, क्यों हत्या की है और तुमने वहां क्यों फेंका है। ये सारी बातें जानने के लिए जब पुलिस जयप्रकाश को बोलती है तो जयप्रकाश एक नया खुलासा करता है।
दरअसल जयप्रकाश कहता है कि साहब मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। दरअसल मेरी जो आंटी है, उनकी बेटी इस व्यक्ति को अपने साथ लेकर आई थी और फिर उस लड़की ने अपने भाई, अपने पिता और अपने जीजा की मदद से इस लड़के की हत्या की। मैं तो बस लाश ठिकाने के लिए इनके साथ चला गया था, जगह बताने के लिए। और इस तरीके से जैसे ही वो बयान देता है, पुलिस जो उसकी आंटी की लड़की थी उसके पूरे परिवार को तुरंत ही गिरफ्तार करती है। और जब उससे पूछताछ की जाती है कि तुमने किसकी हत्या की है, क्यों की है, तो लड़की एक नया खुलासा करती है। लड़की कहती है दरअसल ये जो व्यक्ति मरा है, इसका नाम ये इसका नाम है राविंद्र। ये यहाँ पर इसका नाम है राविंद्र, ये जो कि गोवा में जॉब करता था। मैं यहीं की रहने वाली हूँ और ये लड़का भी यहीं मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। और लगभग 3 साल पहले, लगभग 5 साल पहले एक शादी में, ये हमारे परिवार का ही है, दूर के रिश्तेदार में लगता है, और एक शादी में लगभग 5 साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी। उसके बाद हम दोनों में बातचीत शुरू हो गई। कुछ सालों तक तो हमारी नॉर्मल बातचीत होती थी, लेकिन कुछ ही समय के बाद हमारी बातचीत थोड़ी आगे बढ़ी और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा था, हमारी नज़दीकियाँ भी बढ़ती गई। हम होटल रूम में मिलने लगे, कई सारा वक्त गुजारने लग गए और इस सारे वक्तों को इस लड़के ने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था, जिसकी मुझे कोई भनक नहीं थी, जिसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था। और दरअसल ये मुझसे बात करता था, लेकिन तभी अचानक से मुझे ऐसा लगता है कि मैं गलत रास्ते पे जा रही हूँ, मुझे अभी पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, मुझे अपना करियर बनाना चाहिए। और इस तरीके से मैं अपने बॉयफ्रेंड को इग्नोर करना शुरू कर देती हूँ। और जब मैं उससे बात करना पसंद नहीं करती थी, इग्नोर करने लग जाती हूँ, तो मुझे ब्लैकमेल करने लग जाता है कि अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो मैं ये जो तुम्हारे और मेरे प्राइवेट समय के फोटोज हैं, वीडियोज हैं, वो मैं सबको शेयर कर दूंगा और सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। और इस बात से मैं ना चाहते हुए भी अपने बॉयफ्रेंड से बात करती थी। हालांकि वो गोवा में जॉब करने लग गया था, उसके भाई ने उसकी जॉब लगा दी थी और मैं पढ़ाई के सिलसिले में यहाँ से पटना चली गई थी। लेकिन उसके बावजूद वो गोवा से मुझे हर वक्त कॉल करता रहता, जिससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैंने जब भी उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश की, हर बार वो मुझे ब्लैकमेल करता था। जैसे तैसे समय निकल रहा था, लेकिन लगभग 1 महीने पहले मैंने स्ट्रिक्टली इसे बोल दिया था कि अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, मुझे अपना पूरा फोकस मेरे करियर, मेरी पढ़ाई पर लगाना है। और इस बात से इसे बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि अगर ऐसा ही है तो ठीक है, मुझे जो करना है अब मैं वो करूंगा। और जो हमारे प्राइवेट पल के फोटोज थे, क्योंकि ये हमारे दूर का रिश्तेदार था, कई सारे रिश्तेदारों के नंबर इसके पास थे और वो हमारे फोटो वीडियो उन सारे रिश्तेदारों के मोबाइल पर व्हाट्सअप कर देता है, सेंड कर देता है। और जब ये बात पूरे रिश्तेदारी में फैलती है तो मेरे माँ बाप तक ये बात आती है। मेरे माँ बाप को पता चलता है तो वो आग बबूले हो जाते हैं। वो मुझे बहुत डांटते मारते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब मेरे अंदर भी आग जल उठी थी उससे बदला लेने की। क्योंकि जिस व्यक्ति को मैंने प्यार किया था उसने मेरी इज्जत की जरा सी भी परवाह नहीं की और इस तरीके से सभी को मेरे गंदे वीडियो, अश्लील वीडियो भेज चुका था। और अब मैं लगभग 1 महीने का ये वक्त, 1 महीने पहले की बात थी, इसके बाद 15 से 20 दिन का वक्त बीत जाता है। उसके बाद मैं उसे कॉल करती हूँ कि अब तुमने मुझे बदनाम तो कर ही दिया है, इसलिए अब मुझसे और कोई तो शादी करेगा नहीं, इसलिए मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन शादी हम कोर्ट मैरिज करेंगे, धूमधाम से शादी नहीं होगी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं करेंगे। और तुम कब आ रहे हो मुझे बता दो, उस हिसाब से जाके मैं कोर्ट में डेट ले लूंगी और हम जाकर शादी कर लेंगे। जब मैं ये बात बोलती हूँ तो कहीं ना कहीं वो बहुत खुश भी होता है, पर उसके मन में शंका भी आती है। वो कहता है कि क्या तुम सच में मुझसे शादी करने वाली हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे बुलाकर तुम मुझे मारना चाहती हो? तो मैं उसको भरोसा दिलाती हूँ कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने भी कहीं ना कहीं तुमसे सच्चा प्यार किया है और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम भी मुझसे सच्चा प्यार करते हो, इसलिए हम दोनों के लिए यही अच्छा है कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। और वो मेरी बातों में आ जाता है और इस तरीके से 13 तारीख को वो पूरे सूट बूट तैयारी के साथ मेरे लिए वो पायल भी खरीद कर लाया था।
वो यहाँ पर आता है। पहले तो मैं उसे मुजफ्फरनगर बुलाती हूँ, उसके बाद उसे एक होटल में लेकर जाती हूँ, होटल में उसे हम साथ में खाना खाते हैं। उसके बाद कुछ अच्छा समय उसके साथ गुजारती हूँ, उससे प्यार वगैरह करती हूँ क्योंकि आखिरी वक्त था। और उसके बाद मैं वॉशरूम जाकर अपने घर वालों को फ़ोन करके बता देती हूँ कि मैं उस लड़के को लेकर आ रही हूँ, आप लोग तैयार रहना। और इस तरीके से मेरे जो रिश्तेदार हैं राविंद्र, उनके घर में उसको लेकर आती हूँ। हम वहाँ नाश्ता करके बैठे हुए थे, तभी बेल ऑन होती है, बजती है। मैं जाकर गेट खोलती हूँ तो मेरे पापा, मेरे भाई और मेरे जीजा वहाँ होते, जिनके साथ में चाकू होते हैं। और जैसे ही ये देखता है, वो पता उसे, तभी उसे यकीन हो जाता है कि आज ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वो आकर मेरे पीछे छुपने की कोशिश करता है, लेकिन मैं पकड़कर उसको सामने लाती हूँ और मैं उसे यही कहती हूँ कि तुमने मेरे इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, जो उसी का सजा है ये, और उसी का बदला लेने के लिए मैंने तुम्हें आज बुलाया है। उसके बाद मेरा भाई उसके गले पर वार करता है और साथ ही साथ जितना वो भागने दौड़ने की कोशिश कर रहा था, उसको सभी लोग चाकू से गोद रहे थे। और जो मेरे जीजा थे, उन्हें जो चाकू था उसके पीठ में इतनी जोर से घुसेड़ा कि उसको जब चाकू को निकाला तो उसके साथ में उसकी पसलियां तक बाहर आ चुकी थी। और इस तरीके से चाकू से गोद कर हम सभी ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसके टुकड़े कर दिए, साथ ही फेस की स्किन निकाल दी ताकि किसी को उसके शिनाख्त ना पता चल सके। और इस तरीके से मैंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने कि एक लड़की ने एक वीडियो की वजह से एक जिंदगी को खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। अगर वो प्राइवेट पल उनने गुजारे थे तो उसमें गलती सिर्फ लड़के की नहीं थी, लड़की की भी थी। लेकिन आज के समय में कौन सही है क्या गलत है, इससे कुछ मतलब नहीं रखता है। मतलब ये है कि जो आप नाजायज रिश्ते रखते हैं, गलत रिश्ते रखते हैं, उम्र से पहले या उम्र बिना पेरेंट्स की इजाजत के आप नाजायज संबंध इधर उधर बनाते हैं, लड़कों से चोरी छुपे मिलते हैं। आज के ज़माने में मोबाइल हर किसी के हाथ में होता है। सामने वाला इंसान मोबाइल के जरिए आपकी कौन सी वीडियो बना रहा है, कौन सी बातें रिकॉर्ड कर रहा है, ये आप तक को पता नहीं चलता और बाद में यही सब भुगतना पड़ता है। आज के समय में आपकी सतर्कता ही आपकी जिंदगी बचा सकती है। जितना ज़्यादा हो सके सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।